हाय फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है अभिप्रेरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। अभिप्रेरण, जिसे अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं, सामान्यतः क्या होती है? एक ऐसी शक्ति या फिर इच्छा होती है जो क्या होती है, जो व्यक्तियों की इच्छा को इस प्रकार से बना देती है कि वे कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाएं। तो शॉर्टकट में देखें तो अभिप्रेरण एक ऐसी शक्ति या फिर इच्छा होती है जो व्यक्तियों की इच्छा को इस प्रकार से बना देती है कि वे कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। यह क्या है? एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा या फिर उत्तेजना होती है। यह क्या है? एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा या फिर उत्तेजना होती है, जिसका संबंध क्या है? कर्मचारियों में कार्य कर रही उन शक्तियों से होता है जो उन्हें किसी कार्य को किसी ढंग से करने अथवा न करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये हमने इसकी परिभाषा देख ली, किसकी? अभिप्रेरण या मोटिवेशन की। अब दूसरी बात देखेंगे हम, अभिप्रेरण के उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य आता है संस्था के जो लक्ष्य होते हैं उनकी पूर्ति के साथ साथ कर्मचारी के हितों में सहयोग करना। तो ये पहला हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? संस्था के लक्ष्य पूर्ति के साथ साथ कर्मचारी के हितों में सहयोग करना। यह अभिप्रेरण सुनिश्चित करता है कि संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त हो, जबकि हमारे कर्मचारी की व्यक्तिगत और व्यावसायिक जरूरतें भी साथ साथ पूरी होती रहे। दूसरा उद्देश्य आता है विभिन्न प्रेरक तत्वों की खोज करना और उन्हें प्रस्तुत करना। तो कर्मचारी को प्रेरित करने वाले जो कारक होते हैं, इनकी पहचान करना और उन्हें लागू करना। तीसरा हमारा उद्देश्य आता है कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना। तो कर्मचारियों को स्वेच्छा से संगठन के उद्देश्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना। तीसरा उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से संगठन के जो उद्देश्य हैं उनकी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना अभिप्रेरण का उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य और आता है। उद्देश्य क्या आता है? कार्य का स्वस्थ और अनुकूल वातावरण बनाए रखना। तो एक ऐसा कार्यस्थल बनाना जहां हमारे कर्मचारी सुरक्षित, समर्थित और प्रेरित महसूस करें। और उद्देश्य की बात करें तो हमें कर्मचारियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करना, मतलब विभिन्न अभिप्रेरणा सिद्धांतों के माध्यम से कर्मचारियों की शारीरिक, सामाजिक सुरक्षा और आत्मबोध की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना। लास्ट हमारा उद्देश्य आता है क्या? मनोबल और उत्पादकता में सामंजस्य, मतलब संबंध स्थापित करना और उन्हें बढ़ाना। मतलब कर्मचारी के मनोबल को ऊंचा रखना और उनकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने का कार्य करना। तो ये हमारे अभिप्रेरण के कुछ उद्देश्य हैं। अब हम देखेंगे अभिप्रेरण से संबंधित कुछ विचारधाराओं के बारे में, थ्योरीज के बारे में बात करें तो विभिन्न विचारकों ने अभिप्रेरणा के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं हमारे मास्लो साहब। मास्लो की आवश्यकता का क्रम सिद्धांत, ये हमारे 2021 के अंदर परीक्षा में भी आया हुआ है, आरएस मेंस में। वर्ष 1943 में हमारी आजादी से पहले अब्राहम मास्लो ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने इस पुस्तक में किया था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मानवीय आवश्यकताओं के निर्धारण क्रम को, जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उसके निर्धारण क्रम को अभिप्रेरणा से संबंधित करते हुए ये सुझाव दिया कि व्यक्ति क्या है, क्रमानुसार आवश्यकताओं की संतुष्टि से अभिप्रेरित होता है। मतलब क्रम से, पहले उसकी छोटी आवश्यकता, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इस तरह की आवश्यकताएं क्या करती है? उसे अभिप्रेरणा देती है। एक स्तर की जब आवश्यकताएं पूरी होती है तो व्यक्ति क्या है, अगले स्तर की ओर बढ़ जाता है। अब बात करते हैं जो हमारे मास्लो साहब थे, तो मास्लो साहब की आवश्यकताओं का क्रम सिद्धांत, मतलब नीचे से ऊपर देखना है। मतलब जब आपको परीक्षा में ये सवाल आएगा तो इस तरह एक त्रिभुज बनाना आपको और इसको 5 भागों में बाँट देना है। क्या 5 भागों में बाँट देना है और नीचे से जैसे इस तरह से चित्र बनाना है आपको, और आपको 5 भागों में जैसे नीचे से पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवाँ। तो इस तरह से आपको क्या है, ये क्रम बताने हैं कि पहला कौन-सा है? शारीरिक आवश्यकताएँ। तो इस तरह से आपको त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज के अंदर इसकी एंट्री करनी है। ये हमारा मास्लो का जो आवश्यकताओं का क्रम सिद्धांत था। बात करें, पहली आवश्यकता आती है हमारी मास्लो के अनुसार शारीरिक आवश्यकताएँ, मतलब फिजियोलॉजिकल नीड। तो भोजन, हवा, पानी, मकान, वस्त्र जैसी मतलब आदि जैसी जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ होती है, वो इस चरण में या इस स्तर में शामिल की जाती है। जब तक ये पूरी नहीं होती, व्यक्ति अन्य किसी चीज़ से प्रेरित नहीं होता। मतलब व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता हमारे भोजन, हवा, पानी, मकान, वस्त्र जैसी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएँ होती है। जब व्यक्ति की ये आवश्यकताएँ पूरी हो जाती है पहले स्तर की, फिर व्यक्ति के पास आती है सुरक्षा की आवश्यकताएँ, सेफ्टी नीड्स। मतलब शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा, जैसे नौकरी हो लेकिन परमानेंट हो, मतलब नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था के लिए योजना। तो इस तरह क्या सुरक्षा आवश्यकताएँ उसके सामने आती है। फिर सामाजिक आवश्यकता मतलब सोशल नीड्स आती है, जिसमें हमारे प्रेम, लगाव, आत्मीयता, समूह से संबंधित होने की इच्छा, दोस्ती, ये वाली चीजें इसके अंदर शामिल होती है।
जब इस व्यक्ति की ये तीनों इच्छाएँ पूरी हो जाती है, आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो अगले स्तर में आता है। अगले स्तर कौन-सा होता है हमारा? स्वाभिमान की आवश्यकता। मतलब एस्टीम नीड, मतलब व्यक्ति आत्म-संतुष्टि, ख्याति, पहचान, सम्मान, प्रतिष्ठा, उपलब्धि की भावना, इस तरह की आवश्यकताएँ महसूस करता है। जब व्यक्ति की ये आवश्यकता भी पूरी हो जाती है, तो लास्ट में व्यक्ति के पास क्या आती है? हमारे आत्म विकास की आवश्यकता है। मतलब कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना, आत्म विकास, रचनात्मकता, आत्म सिद्धि, इनको प्राप्त करने की कोशिश करना। ये व्यक्ति के क्या है? जो वह बन सकता है, बनने की इच्छा है कि मैं ये बन सकता हूँ और ये मेरे बनने की इच्छा है। ठीक है? तो ये हमारी 5वीं स्तर आता है, जो हमारे मास्लो साहब थे। तो मास्लो साहब की आवश्यकताओं का क्रम सिद्धांत पहला था हमारा कौन-सा? शारीरिक आवश्यकता, मतलब फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरी थी हमारी सुरक्षा आवश्यकता, तीसरी हमारी आती है सामाजिक आवश्यकता, चौथी स्वाभिमान आवश्यकता और 5वीं थी आत्म विकास आवश्यकता। मतलब ये एक तरह की स्तर है, एक आवश्यकता पूरी होती है, जो व्यक्ति क्या है दूसरे स्तर की आवश्यकता की तरफ बढ़ जाता है। अब आता है हमारा हज़बर्ग के द्विघटक आवश्यकता सिद्धांत। जो हज़बर्ग साहब थे, उनके जो द्विघटक आवश्यकता सिद्धांत है, उसकी बात करें। ये भी हमारे 2018 के अंदर आरएस मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के अनुसार कार्य वातावरण के 2 घटक होते हैं, जिन्हें क्या उन्हें प्रेरक कारक या और फिर आरोग्य कारक, 2 कारकों की संख्या दी थी। जैसे हमारे जो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग थे, उन्होंने क्या किए, जो प्रेरक कारक होते हैं, जो हमारे कारक होते हैं, तो उनको 2 कारकों में बाँटा है। एक तो हमारा प्रेरक कारक मतलब मोटिवेटर्स होते हैं, एक होता है हमारे आरोग्य कारक मतलब हाइजीनिक फैक्टर्स होते हैं। ये दोनों के दोनों कारक ही क्या है, एक-दूसरे के पूरक होते हैं, जो कार्य वातावरण में एक साथ विद्वान होने चाहिए। या दोनों के दोनों कारक क्या है, कार्य व वातावरण में एक साथ विद्वान होने चाहिए। पहला कारक आता है हमारा आरोग्य कारक, जिसे हाइजीन फैक्टर कहते हैं। तो ये कौन से कारक होते हैं? तो ये वो कारक होते हैं जो कर्मचारी को असंतुष्ट होने से रोकते हैं। क्या? ये वो कारक होते हैं जो व्यक्ति को या कर्मचारी को असंतुष्ट होने से रोकते हैं। लेकिन अकेले ये प्रेरणा नहीं देते। यदि ये अनुपस्थित हो या अपर्याप्त हो, तो असंतोष पैदा होगा। ध्यान रखना, यदि ये नहीं है कर्मचारी के अंदर, तो उसकी अनुपस्थिति है, तो क्या होगा? असंतोष पैदा होगा। जैसे कि हमारी संस्था की जो नीतियाँ होती हैं, कार्य वातावरण, कार्य दशाएँ, सुरक्षा, वेतन, अधिकार, सहकर्मी का संबंध, पर्यवेक्षण, तो ये हमारे आरोग्य घटक होते हैं, जिनमें क्या है? ये अनुपस्थित है या फिर अपर्याप्त है। तो कर्मचारी के अंदर क्या हो? असंतोष होगा और ये घटक हमारे कहलाते हैं आरोग्य घटक। किसके अनुसार? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के अनुसार। दूसरा कारक आता है अभिप्रेरक कारक, मतलब जिसे मोटिवेटर्स कहते हैं। तो ये वो कारक होते हैं जो कर्मचारी को और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं कि व्यक्ति आगे बढ़-बढ़ के और ज़्यादा कार्य करे और इसे उच्च प्रदर्शन की ओर लेकर जाते हैं। क्या करते हैं? उसे उच्च प्रदर्शन करने की ओर लेके जाते हैं। जैसे कि हमारे उपलब्धियाँ होती है, पदोन्नति, विकास, उत्तरदायित्व, कार्य स्वयं, मतलब वर्क इटसेल्फ, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? मोटिवेटर की तरह कार्य करती है। किसके अनुसार? हर्ज़बर्ग के अनुसार। फिर आता है मैकग्रेगर की एक्स वाई विचारधारा। जो मैकग्रेगर साहब थे, उन्होंने एक विचारधारा दी थी जिसे कहते हैं एक्स वाई विचारधारा। तो डगलस मैकग्रेगर ने अपनी एक पुस्तक थी द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, तो इस पुस्तक में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो एक्स वाई विचारधारा थी इसका, और इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि प्रबंधकों का कर्मचारी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। क्या प्रबंधक होते हैं, तो इनका कर्मचारी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए और प्रबंधक उन्हें कैसे भी प्रेरित करेंगे काम करने के लिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी के प्रति प्रबंधकों की मान्यता क्या है, प्रबंधक कर्मचारी के बारे में कैसा सोचते हैं। मैकग्रेगर के अनुसार संस्था में एक्स और वाई प्रकृति के कर्मचारी काम करते हैं। पहली बात करें एक्स और वाई में अंतर। एक्स मतलब, वाई मतलब। तो एक्स का मतलब होता है कर्मचारी के बारे में नकारात्मक मान्यता कि कर्मचारी कैसे होते हैं, नकारे। वाई थ्योरी की बात करें तो कर्मचारी के बारे में सकारात्मक मान्यता। एक्स थ्योरी की बात करें तो कार्य के प्रति कैसे होते हैं, ये एक्स वाले लोग कर्मचारी काम करना पसंद नहीं करते, जबकि वाई वाले काम करना पसंद करते हैं। महत्वाकांक्षा की बात करें तो एक्स वाले काम करना भी पसंद नहीं करते और इनको कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं होती। वाई की बात करें तो आत्म विकास की ओर अग्रसर होते हैं, मतलब बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रेरणा की बात करें तो एक्स कर्मचारी क्या करते हैं, अस्तित्व के लिए काम करते हैं, केवल उतना ही काम करते हैं जिससे उन्हें निकाला ना जाए। वाई की बात करें तो आत्मनिर्देशन और महत्वाकांक्षी होते हैं, मतलब खुद आगे बढ़-बढ़ के काम करते हैं। उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं तो एक्स कर्मचारी उत्तरदायित्व से बचते हैं। वाई वाले की बात करें तो नई-नई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहते हैं। निर्देशन की बात करें तो एक्स कर्मचारी के लिए अधिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उनका यदि प्रॉपर निर्देशन नहीं किया जाएगा, वो काम नहीं करेंगे।
वाई की बात करें तो इनको कम निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो भी ये काम तो करेंगे ही। फिर उपचार की बात करें, जो प्रबंधकीय शैली जिसे कहते हैं, उपचार क्या कर सकते हैं? इन पे अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, उन्हें डराया जा सकता है, साथ ही पैनी नजर रखना मतलब सूक्ष्म पर्यवेक्षण रखा जा सकता है। बात करें इनकी, जो हमारे वाई वाले हैं, तो इन्हें निर्णय में सहभागिता, पुरस्कार, पदोन्नति, कम निर्देशन की जरूरत पड़ती है। कम निर्देशन की क्यों? क्योंकि ये खुद का निर्देशन करते हैं, मतलब खुद ही आगे बढ़ के काम करते हैं, आत्म विकास की ओर अग्रसर रहते हैं। प्रभाव क्या होगा कि इनके ऊपर हम ऋणात्मक उपचार करेंगे, मतलब इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, दंडात्मक कार्रवाई करेंगे ताकि ये काम करने के लिए प्रेरित हो। दूसरा धनात्मक उपचार, जैसे कि हम उनको पुरस्कार देंगे, प्रमोशन करेंगे, तो इस तरह के उपचार करेंगे। तो ये हमारी कौन सी थी? एक्स और वाई विचारधारा। फिर आती है हमारी अगली विचारधारा, आती है कौन सी? ये हमारे विलियम आउची की जेड विचारधारा। क्या विलियम आउची की जेड विचारधारा के बारे में बात करें, तो विलियम आउची ने जापानी उद्योगों के प्रबंध दर्शन पर आधारित अभिप्रेरणा की विचारधारा प्रतिपादित की थी, जिसे क्या कहते हैं? जेड विचारधारा के नाम से जाना जाता है। और ये किस पे आधारित थी? ये जापानी उद्योग के प्रबंधन दर्शन पर। तो किसने की थी? विलियम आउची ने। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि प्रबंधकों को कर्मचारी से कार्य करवाते समय जापानी जो प्रबंधन व्यवस्था है उसमें प्रचलित बहुत सारी मान्यताएं उनको अपनाना चाहिए। जैसे पहली मान्यता आती है, प्रबंधकों और श्रमिकों में पारस्परिक विश्वास होना चाहिए। क्या? प्रबंधकों और श्रमिकों में पारस्परिक विश्वास मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। तो संगठन में विश्वास और पारदर्शिता का माहौल होना चाहिए। दूसरा, मानवीय बल में संपूर्णता, मतलब कर्मचारी को एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में देखना, न कि केवल उनके कार्यकुशल के आधार पे देखें। मतलब उनकी जो जरूरतें होती है, व्यक्तिगत जरूरतें, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। फिर तीसरा हमारा सिद्धांत आता है इसका, कार्य लो और निकालो। इस बात की जगह क्या, कार्य लो और विकास करो की अवधारणा मानी जानी चाहिए। मतलब हायर एंड फायर की जगह हायर एंड डेवलपमेंट की अवधारणा का विकास करना चाहिए। तो कर्मचारी को दीर्घकालीन जो हमारी प्रतिबद्धता प्रदान करके और उनके विकास में निवेश किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनसे काम लिया और उन्हें संगठन से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें काम में लेना चाहिए, साथ ही साथ क्या, उनका विकास भी करना चाहिए। तो ये हमारी क्या है? विलियम आउची की जेड विचारधारा। फिर आता है क्रम की आशा विचारधारा। क्रम की आशा विचारधारा हमारे विक्टर ब्रूम ने दी थी। ये विचारधारा कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तभी भी प्रेरित होगा जब उसे यह आशा और विश्वास हो कि किसी कार्य को करने से उसे अमुक परिणाम प्राप्त होगा, और वह अमुक परिणाम उसके लिए बहुत अच्छा मतलब आकर्षक साबित होगा। तो क्रम की आशा विचारधारा की बात करें तो इसके अंदर 3 तत्व शामिल किए जाते हैं। पहला आता है हमारा कर्षण शक्ति, मतलब व्यक्ति कार्यों में से किसी एक कार्य को वरीयता देता है जो परिणामों से संबंधित होती है। यानी वह परिणाम के लिए कितना वांछनीय और आकर्षक है, कि मतलब वो कार्य करना पसंद करता है जिससे वो जो परिणाम प्राप्त करना है वो सीधा जुड़ा हुआ हो। दूसरा हमारे तत्व आता है निष्पादन परिणाम प्रत्याशा, मतलब व्यक्ति उस परिणाम को प्राप्त करना चाहेगा जो उसकी आशा के अनुरूप हो। यानी उसे यह विश्वास हो कि उच्च प्रदर्शन से, इस क्षेत्र में यदि उच्च प्रदर्शन करता है तो उसे वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। फिर प्रयास निष्पादन प्रत्याशा की बात करें तो व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए प्रयास से वांछित प्रदर्शन स्तर प्राप्त होगा, तभी वह कार्य करेगा, और इसे क्रम की आशा विचारधारा कहते हैं। और किसने दिया था? विक्टर ब्रूम ने। फिर आता है मैक्लेलैंड की आवश्यकता सिद्धांत। आवश्यकता सिद्धांत की बात करें, यह आरएस में 2023 में आया हुआ सवाल है। तो डेविड मैक्लेलैंड द्वारा प्रस्तावित एक प्रेरक मॉडल है जो ये समझने का प्रयास करता है कि उपलब्धि, संबद्धता और शक्ति की आवश्यकता क्या 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 उपलब्धि, संबद्धता और शक्ति की आवश्यकताएं प्रबंध के संदर्भ में लोगों के कार्य को कैसे प्रभावित करती है। यह मॉडल हमारे 1960 के दशक में आया था। मैक्लेलैंड ने कहा कि हर व्यक्ति में उम्र, लिंग, जाति, संस्कृति की परवाह किए बिना, क्या हर व्यक्ति में क्या है? उम्र, लिंग, जाति और संस्कृति की परवाह किए बिना क्या है? इन 3 प्रकार की प्रेरणा होती है। जिस प्रकार की प्रेरणा से व्यक्ति प्रेरित होता है, वह उसके जीवन के अनुभवों और उनकी संस्कृति की राय से प्राप्त होता है। बात करें मैक्लेलैंड की, तो उन्होंने 3 आवश्यकताओं की सूची बताई। बताएं कौन-कौन सी सूची है? पहली आती है उपलब्धि की आवश्यकता। हर व्यक्ति उपलब्धि चाहता है, मतलब नीड फॉर अचीवमेंट। जिन लोगों को उपलब्धि की आवश्यकता होती है, वे मध्यम कठिनाई वाले कार्यों पर काम करना पसंद करते हैं, जिसमें क्या परिणाम उनके प्रयासों पर आधारित होते हैं। वे उच्च जोखिम और कम जोखिम वाली दोनों स्थिति से बचते हैं। क्यों? क्योंकि कम जोखिम वाली स्थितियों को वो बहुत आसान मानते हैं, और उच्च जोखिम वाली स्थिति को वो भाग्य पर अधिक आधारित मानते हैं कि उच्च जोखिम वाली परिस्थिति से लाभ मिलेगा, ये वो कम मानते हैं। ये व्यक्तित्व प्रकार क्या है? कार्यस्थल में उपलब्धि और पदोन्नति वाले पदों से प्रेरित होता है।
दूसरी आवश्यकता की बात करें आती है वह संबद्धता की आवश्यकता। संबद्धता की आवश्यकता मतलब नीड फॉर एफिलिएशन मतलब जिन लोगों को संबद्धता की आवश्यकता होती है, वे सामाजिक संबंध बनाने और बनाए रखने में समय बिताना पसंद रखते हैं, कि वो सामाजिक संबंध बनाते हैं और उन संबंधों को बनाए रखने में ज़्यादा समय बिताते हैं। समूह का हिस्सा बनना पसंद करते हैं और प्यार और स्वीकृति महसूस करने की इच्छा रखते हैं। इस समूह के लोग क्या कार्यस्थल में संस्कृति के मानदंडों का पालन करते हैं और आमतौर पे क्या है, अस्वीकृति के डर से कार्यस्थल के मानदंडों को बदलते नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं, संबद्धता की आवश्यकता कहलाती है। यह व्यक्ति क्या करता है? यह व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग के पक्षधर होते हैं, कि व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा की बजाय क्या करती है? व्यक्ति से सहयोग पर निर्भर करती है। उच्च जोखिम और उच्च अनिश्चितता वाली स्थिति को ये पसंद नहीं करते। ये लोग क्या ग्राहक सेवा, क्लाइंट इंटरेक्शन पदों जैसे हमारे जो सामाजिक संपर्क वाले पद होते हैं, इन क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं। तीसरी आवश्यकता आती है हमारी कौन-सी? शक्ति की आवश्यकता, नीड फॉर पावर। मतलब जिन लोगों को शक्ति की आवश्यकता होती है, वे काम करना पसंद करते हैं और अनुशासन को उच्च मूल्य देते हैं। इस प्रेरक प्रकार का नकारात्मक पक्ष ये है कि समूह के लक्ष्य प्रकृति में शून्य योग बन सकते हैं, कि समूह के लक्ष्य प्रकृति में क्या शून्य योग बन सकते हैं। एक व्यक्ति को जीतने के लिए दूसरे को हारना इसका संबंध हो सकता है, मतलब शक्ति की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि इसे क्या समूह के लक्ष्य को पूरा करने और समूह में अन्य लोगों को अपने काम के बारे में सक्षम महसूस करने में मदद करने के लिए सकारात्मक रूप से लागू किया जा सकता है। इस आवश्यकता से जो प्रेरित व्यक्ति होते हैं, उस व्यक्ति को स्थिति मान्यता, बहस जीतने, प्रतिस्पर्धा करने और दूसरों को प्रभावित करने में बहुत मजा आता है। संगठन में आपने ऐसे व्यक्ति बहुत देखे हैं जिनको क्या है कि अपनी बात साबित करने में, बहस को जीतने में, प्रतिस्पर्धा करने में, दूसरों को प्रभावित करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इस प्रेरक प्रकार के साथ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की आवश्यकता और बेहतर व्यक्तिगत स्थिति की निरंतर आवश्यकता होती है। अब प्रभाव की बात करें तो मैक्लेलैंड ने शोध से पता लगाया कि 86% आबादी इन तीनों प्रकार की प्रेरणाओं में से एक, दो या तीनों तरह की चीजें उनके अंदर प्रबल होती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पाया कि शीर्ष पदों पर जो भी लोग बैठे होते हैं, उन लोगों को सत्ता की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और संबद्धता की कम आवश्यकता होती है। जबकि उपलब्धि की उच्च आवश्यकता वाले लोग सफल निचले स्तर के प्रबंधक होते हैं, उच्च स्तर के नहीं। लेकिन शीर्ष प्रबंधक तक पहुंचने में उनको चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने अभिप्रेरण या मोटिवेशन का एक बहुत ही अच्छा लेक्चर जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।